दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति से संबंधित या फिर हिंदी के इतिहास से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को पढ़ लिया था। आज से हम लोग भाषा की ओर बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा, यानी कि लैंग्वेज, भाषा। सबसे पहली बात ये आती है कि भाषा कहते किसको हैं, भाषा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाणी की अभिव्यक्ति होती है, क्या होती है, जो वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या हो जाएगी, भाषा कहलाती है। वाणी की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि वाणी की अभिव्यक्ति का जो मतलब है वो है विचारों को व्यक्त करना। हम अपने विचारों को अगर हम व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। या हम कह सकते हैं विचारों को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा भाई, भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या होती है, वाणी की अभिव्यक्ति होती है या फिर विचारों को व्यक्त करना। या हम कह सकते हैं कि वह माध्यम, जैसे दो व्यक्ति हैं, हमने आपसे कोई बात कही या आपने हमसे कोई बात कही, हमने आपकी बात को समझा या आपने हमारी बात को समझा। तो यह जो माध्यम है, हमने अपने विचारों या फिर हम आपके विचारों को समझ रहे हैं या फिर आप हमारे विचारों को समझ रहे हैं, यह जो माध्यम है, यही माध्यम क्या कहलाएगा भाई, भाषा कहलाता है। तो इसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं, यानी कि विचारों को व्यक्त करना या वाणी की जो अभिव्यक्ति होती है, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो ही भाषा कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा में हम एक लाइन लिख लेंगे, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। ठीक है, कौन सा माध्यम हो जाएगा, देखिए, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम अपने विचारों को दूसरे तक कितने प्रकारों से पहुंचा सकते हैं। हम अपने विचारों को आप तक या फिर किसी के पास तक कितने प्रकार से पहुंचा सकते हैं, और हम अपने विचारों को जितने प्रकार से पहुंचा सकते हैं वही हो जाएगा भाषा के प्रकार। तो हमारा यहां पर एक प्रश्न बनता है, भाषा के प्रकार कितने हैं। और हम अपने विचारों को अनेकों तरह से पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे भाषा के आधार पर, तो कितने प्रकार से या फिर कितने आधार पर पहुंचा सकते हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा भाषा के प्रकार हो जाएंगे। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपने एक कवि का नाम सुना होगा, महाकवि बिहारी। तो जो महाकवि बिहारी हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो कहाँ के हैं, बिहार के नहीं हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, रूसो के विचार को बता रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो पूछ लिया उसी समय कि रूसो कहाँ के हैं, तो बच्चे ने तुरंत ही जवाब दिया, रूसो रूस के हैं। तो जरूरी नहीं है जैसा नाम है तो वहाँ के वो रहने वाले हों। तो रूसो फ्रांस के हैं, उसी आधार पर बिहारी जो हैं वो बिहार के नहीं हैं, बिहारी जो हैं वो राजस्थान के हैं। उनकी एक पंक्ति है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कहत नटत रीझत खीजत
मिलत खिलत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है, कहत नटत रीझत कीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। जैसे यहां पर अगर हम इस पंक्ति को समझते हैं तो एक सभा चल रही थी और वो सभा थोड़ी सीरियस टाइप की सभा थी। उसमें क्या होता है, एक नायक और एक नायिका बैठी होती हैं। तो जो नायक है वो नायिका की ओर इशारा करके कहता है, यानी कि कहत, ठीक है, मान लेते हैं, कहता है कि चल यहाँ क्या बैठे हैं, बाहर चलते हैं। तो नायिका देखती है कि कैसा, मतलब कैसा आदमी है, सीरियस टाइप की सभा है, उसमें भी इसको ये सब सूझ रहा है कि बाहर चलते हैं। एकदम गुस्सा हो जाती है, नटत खींच जाती है कि कैसा आदमी है। और जो नायक होता है, जो लड़का होता है, वो इसी पे फिदा, यानी कि जब वो गुस्सा होती है नायिका, खिसियाती है, ठीक है, खींचती है, तो बोले क्या मना किया है, क्या खींच गई है, या फिर क्या जो है मना करने का तरीका है, वो इसी पे खुश। नायिका फिर सर पकड़ लेती है कि कैसा आदमी है। ठीक है, कहत नटत रेजत खीजत मिलत, आखिर में जब नायिका परेशान हो जाती है कि चल ठीक है, बात मान लेती हूँ, चलती हूँ। ठीक है, मिलत खिलत, खुश हो जाती है, शर्मा जाती है, लजियात। और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, किसी ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनकी बातें हो गई। अब बातें उन्होंने कर ली तो ये भी क्या है, एक भाषा का तरीका है। कौन सी भाषा है यहां पर, कौन सी भाषा हो जाएगी, तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है भाई, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि संकेतों में ही उन लोगों ने बात भी कर ली है, किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चला है, और यहां पर पूरा भाषा का प्रयोग भी हो गया है। तो ये भाषा जो है वो कौन सी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लिए उन्होंने कह भी दिया या फिर किसी से कोई बात कह गई, तो फिर हमने अपने मुख से कहा, तो वो भाषा कौन सी हो जाती है, मौखिक भाषा हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर हमने किसी कागज में, किसी पत्र में कोई बात लिखकर भेजी है, तो वो भाषा कौन सी हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। जैसे बहुत सारे पत्र दिए जाते हैं, नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, तो नियुक्ति पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, त्याग पत्र दिए जाते हैं, तो लिखकर संबोधित किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो भाषा को करने के तरीके हो जाएंगे, या फिर भाषा को प्रयोग करने के तरीके हो जाएंगे। ठीक है, भाषा को हम कितने तरीके से यहाँ पर ला सकते हैं, वही सब क्या कहलाएगा, भाषा के प्रकार। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं एक, भाषा के प्रकार। ठीक है भाई, तो भाषा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो प्रकार हो जाएगा आपका, पहला हो जाता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार हो जाएगा वो हो जाता है, नंबर 2 हो जाएगा मौखिक भाषा, और तीसरा प्रकार हो जाएगा लिखित भाषा। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक प्रश्न यहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि जो भाषा के प्रकार हैं, जो भाषा के 3 प्रकार हैं, इनको सही क्रम में लगाइए, इनको सही क्रम में लगाइए। पहले मौखिक भाषा आएगा या लिखित आएगा या सांकेतिक आएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए, यही सही क्रम है, यही सही क्रम है। जहां पर हमें कम मेहनत करनी पड़े वो आसान तरीका होता है। संकेतों में हमें किसी चीज की पेन, कॉपी, पेंसिल, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होगी तो हमारी एक्टिविटी की, हमारी आंखों की एक्टिविटी की, हमारे इशारों की एक्टिविटी की। तो संकेत जो है वो इसी से हो जाते हैं। तो सांकेतिक भाषा सबसे आसान होती है, इसलिए ये पहले नंबर पे।
दूसरी बात, अगर संकेतों से काम नहीं चले तो मौखिक यानी कि बोल देना चाहिए, और मौखिक से काम नहीं चले तो लिखित। तो हम भाषा के अगर प्रकार का सही क्रम देखेंगे तो यही वाला सही क्रम हो जाएगा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये प्रकार जो है बिल्कुल यही सही क्रम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं अगला टॉपिक इसी में, तो भाषा को हम कितने प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, कितने प्रकार से हम भाषा को प्रयोग में ला सकते हैं, और वही हमारा हो जाएगा भाषा के कौशल। तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा भाषा के कौशल। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं भाषा में, हम कितने प्रकार से उसको प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि प्रयोग करने के जो तरीके होते हैं, भाषा को प्रयोग करने के जो तरीके होते हैं वही हो जाएंगे भाषा के कौशल। और भाषा के जो कौशल होते हैं उनमें देखिए कितने कौशल होते हैं, तो 4 कौशल होते हैं, 4 कौशल हो जाएंगे, भाषा के 4 कौशल हो जाएंगे। और वो 4 कौशल कौन कौन से हो जाएंगे, वो 4 कौशल कौन कौन से हो जाएंगे वो हम देखते हैं। पहला हो जाएगा सुनना, दूसरा हो जाएगा बोलना, तीसरा हो जाएगा पढ़ना, और चौथा हो जाएगा लिखना। ठीक है, और हम इन चारों को मिलाकर कह सकते हैं सुबोपली। हमें क्या याद रखना है, सुबोपली याद रखना है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के जो कौशल हो जाएंगे, भाषा को हम कितने प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, तो भाषा को हम सुन सकते हैं, भाषा को हम बोल सकते हैं, भाषा को हम पढ़ सकते हैं और भाषा को हम लिख सकते हैं। 4 के अलावा 5वां ऐसा प्रकार नहीं है जिसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। भाषा को हम केवल और केवल इन्हीं 4 आधारों पर प्रयोग कर सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा के कौशल कितने हो जाएंगे, 4 कौशल हो जाएंगे। ठीक है, 4 कौशल हो जाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इसके आगे अगर हम देखते हैं तो समझेंगे भाषा के रूप। अब होता क्या है कि भाषा के प्रकार और भाषा के रूप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भाषा के रूप अलग हैं और भाषा के प्रकार अलग हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा के रूप, और भाषा के रूप कितने हैं, तो 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हो जाएंगे और भाषा के प्रकार भी 3 हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग है। भाषा के प्रकार अलग हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये हो जाएंगे प्रकार। लेकिन भाषा के जो रूप हैं वो अलग हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, तो बोली हो जाएगी, परिनिष्ठित भाषा या फिर उपभाषा हो जाएगी, और तीसरी हो जाएगी हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए भाई, पहली हो जाएगी हमारी बोली, दूसरी हो जाएगी परिनिष्ठित भाषा, या इसी को कहते हैं उपभाषा, और तीसरी हो जाएगी राष्ट्रभाषा। ठीक है भाई, बोली, भाषा के जो रूप हो जाएंगे वो 3 प्रकार के हो जाएंगे, बोली, परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा, और तीसरी हो जाएगी राष्ट्रभाषा। तो अगर हम बोली की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाषाओं की संख्या है वो हो जाएगी 22, और बोलियां कितनी हैं, तो सामान्यतः जो सही उत्तर माना जाता है वो माना जाता है 18 बोलियां हैं। ठीक है, बाकी और अच्छी अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें 19 भी आ जाते हैं, कहीं कहीं पर 20 भी देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, लेकिन हम कितनी मान के चलेंगे, 18 बोलियां हैं। परिनिष्ठित भाषा या फिर उपभाषा ये कितनी हैं, ये हो जाएंगी आपकी 5। ठीक है, राष्ट्रभाषा उससे कोई मतलब नहीं है संख्या में। बोली किसको कहते हैं, तो जैसे हम यहां पर रहते हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्रुखाबाद है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या स्थानीय जगह पर जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो ही बोली कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ कन्नौजी बोली जाती है, कानपुर में जाएंगे, ठीक है, बनारस में जाएंगे, मेरठ में जाएंगे,
कहीं पर भी जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे तो फिर क्या होगा, वहां पर आपको जो स्थानीय भाषा है उसमें अंतर देखने को मिलने लगेगा। आप उत्तराखंड जाएंगे अलग मिलेगी, राजस्थान जाएंगे अलग मिलेगी, तो स्थान के हिसाब से जो हमारी टोन है उसमें परिवर्तन मिलेगा। तो जहां पर जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसी को हम बोली कहेंगे। यानी कि बोली जो है वो स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा का प्रकार है। और परिनिष्ठित भाषा जो है ये दो या दो से अधिक बोलियों के मिलने के बाद बनती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये 5 प्रकार की परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा हो जाएगी। राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक परिनिष्ठित भाषाओं को मिलाकर राष्ट्रभाषा बनती है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में बोली जाने वाली, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा को हमें पढ़ना है। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे बोली। नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए बोली। बोली किसको कहते हैं वो देखिए, तो किसी निश्चित या विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिख लेंगे यहां पर, किसी निश्चित या विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में कितनी बोलियां हैं आपको ऊपर बता दिया है, 18 बोलियां हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 हो जाएगी हमारी उपभाषा। तो इसमें लिख लेना है 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषा बनाई जाती है। 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषा बनाई जाती है। और नंबर 3 हो जाएगी राष्ट्रभाषा। पहले भी आपको लिखा चुके हैं राष्ट्रभाषा। लिख लेंगे इसमें, किसी देश में बहुदायक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है भाई, अंतर आपको स्पष्ट हो गया है। बोली किसी निश्चित या विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर एक उपभाषा बनाई जाती है। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा किसी देश में बहुदायक क्षेत्र में या फिर बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे, हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित होती है राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी होती है, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। या हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक उपभाषाओं को मिलाकर राष्ट्रभाषा बनाई जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके आगे, अब एक हेडिंग डाल लेनी है और वो हेडिंग हो जाएगी हमारी उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा। उपभाषा
और ये कितने प्रकार हैं इसके? 5 प्रकार हैं। उपभाषा के 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों को समझ लेना है। पहला जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। अब देखिए जो पश्चिमी हिंदी हमने लिखा है ये क्या हो गई है? उपभाषा हो गई है। अब इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आ जाएंगी? वो बोली हो जाएंगी हमारी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे पहली बोली या फिर सबसे प्रमुख बोली आ जाती है ब्रजभाषा। लिख लेंगे हम ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के अलावा हो जाएगी खड़ी बोली। खड़ी बोली, और यहां पर यह याद रखना है कि खड़ी बोली जो है इसी को कहा जाता है कौरवी। खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ठीक है, पहली हो जाएगी ब्रजभाषा, दूसरी हो जाएगी खड़ी बोली, तीसरी हो जाएगी कन्नौजी। कन्नौजी, ठीक है, ये तीसरी हो गई। चौथी हो जाएगी बांगरू। चौथी हो जाएगी बांगरू, और बांगरू को ही कहते हैं हरियाणवी, और इसी में आ जाती है जाटू, और अंतिम यानी कि 5वीं हो जाएगी बुंदेली। बुंदेली, ठीक है भाई। देखिए ऐसी भाषाएं, ऐसी बोलियां भी होती हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं। पहली हो गई है ब्रजभाषा, दूसरी हो गई है खड़ी बोली, खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, तीसरी हो गई है कन्नौजी, चौथी हो गई है बांगरू या हरियाणवी या जाटू, और 5वीं हो जाएगी बुंदेली। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो 5 बोलियां हो जाएंगी। अगली देखते हैं, अगली हो जाएगी राजस्थानी हिंदी। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगी राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आ जाती हैं वो आती हैं 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। अगली है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में देखिए कौन कौन सी आ जाएंगी। नंबर 3 हम लिख लेंगे पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में केवल 3 बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां आ जाती हैं। वो 3 बोलियां कौन कौन सी आ जाएंगी, उनके नाम हमें लिख लेना है। कौन सी हो जाएंगी? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली हो जाएंगी। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली जो हैं पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हो जाएंगी। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हो जाएंगी। इसके बाद नंबर 4 पर जो हमारी उपभाषा आ जाती है वो आ जाती है पूर्वी हिंदी। नंबर 4 लिख लेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो 3 हो जाती हैं। ठीक है भाई, पूर्वी हिंदी के आने वाली, हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो 3 हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली को ही कहा जाता है बैसवाड़ी। देखिए अवधी, बघेली, और बघेली को ही कहा जाता है बैसवाड़ी, और तीसरी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी क्रम में अंतिम जो उपभाषा हो जाती है वो हमारी हो जाएगी बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और
भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। नंबर 5 हेडिंग डाल लेनी है, कौन सी हो जाएगी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हो जाएंगी उनके नाम लिख लेंगे। मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है भाई, देखिए ये बहुत अच्छा क्रम हम लोगों ने समझ लिया है। किसके अंतर्गत आने वाला ये क्रम है? तो उपभाषा या फिर परिनिष्ठित भाषा, 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर एक उपभाषा या परिनिष्ठित भाषा बनाई जाती है। अब यहां पर देखिए एक बोली नहीं है, 2 या 2 से अधिक हैं, यानी कि 3, 4 और 5 हमें यहां पर बोलियां दिखाई दे रही हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। ब्रजभाषा खड़ी बोली, खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी, जाटू और बुंदेली। इसी प्रकार से राजस्थानी हिंदी में 4 आ जाती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में 3 आ जाती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। पूर्वी हिंदी में 3 आ जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली को ही बैसवाड़ी कहा जाता है। बिहारी हिंदी में आ जाएंगे मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा समझिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी है। 3 हिंदी या 3 उपभाषाएं हम लिखते हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो उसी से उत्पत्ति हुई है जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और वो कौन सी भाषा है? तो वो हो जाएगी सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, किस अपभ्रंश से होती है? सौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। किसकी उत्पत्ति? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो सौर सैनी अपभ्रंश से होती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से होती है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हो जाएगी वो हो जाती है अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाएगी। ठीक है, वो किससे हो जाएगी? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाएगी। इसके अलावा बिहारी हिंदी बची हुई है, 4 हो गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब जो बची है वो बची है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मागधी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट हो जाएगा बिहारी हिंदी की उत्पत्ति। बिहारी हिंदी की उत्पत्ति ये किससे हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा मागधी अपभ्रंश। आंसर हो जाएगा हमारा मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहां तक समझ लीजिए। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो सौर सैनी अपभ्रंश से होती है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से होती है और बिहारी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो मागधी अपभ्रंश से होती है। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनको समझिए और जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए
हिंदी में बोलियां कितनी हैं? हिंदी में बोलियां कितनी हैं? ठीक है, जवाब आप सभी के पास में होगा, हिंदी में बोलियां कितनी हैं। कमेंट करके आप बताइए यहां पर कि आंसर हमारा क्या सही होगा। कमेंट करके बताइए सभी लोग कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं। और इसी प्रश्न को अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि व्यापक रूप से हिंदी में बोलियां कितनी हैं, दूसरा प्रश्न हो जाएगा व्यापक रूप से हिंदी में कितनी बोलियां हैं। व्यापक रूप से हिंदी में कितनी बोलियां हैं। और इसी प्रश्न को अगर इस आधार पर पूछ लें कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में कितनी बोलियां हैं। ठीक है, तीनों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। हिंदी में बोलियां कितनी हैं, हिंदी में कितनी बोलियां हो जाएंगी, व्यापक रूप से हिंदी में कितनी बोलियां हैं, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी में बोलियां कितनी हैं। देखिए वह 3 प्रश्न हैं और तीनों में पूछी एक ही चीज गई है, और वो प्रश्न क्या है, हिंदी में बोलियां कितनी हैं। देखते हैं कितने लोग सही हमें जवाब देते हैं, और इनके जो आंसर बताएंगे वो हम बताएंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है, अभी भाषा खत्म नहीं हुई है, हम लोग भाषा के क्षेत्रों को समझेंगे कि कौन कौन क्षेत्रों पर कौन कौन सी भाषाएं या फिर बोलियां, ठीक है, यानी कि उपभाषा के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो किन किन क्षेत्रों पर बोली जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, और इनका जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके, ताकि हम देख सकें कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत धन्यवाद।